हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं 22 फरवरी का हमारा न्यूज़पेपर। देखते हैं इसमें क्या आया है इम्पोर्टेंट पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी कहा था कि भारत के अंदर बहुत सारा पैसा भेजा गया है इंडिया के इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए, है ना। तो उसको लेकर विदेश मंत्रालय ने भी कमेंट कहा है और बोला है कि अमेरिका से भारत में धन भेजने से जुड़े खुलासे बेहद परेशान करने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, इस देश के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर चिंता पैदा हुई है। इनका ये विदेशी हस्तक्षेप ही है। भारत ने शुक्रवार को कहा कि देख लेते हैं इसमें क्या। भारत ने शुक्रवार को कहा कि कुछ गतिविधियों के लिए यूएसएड द्वारा वित्त पोषण किए जाने के बारे में खुलासे बेहद परेशान करने वाले हैं और उससे देश के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर चिंता पैदा हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि संबंधित विभाग और अधिकारी कुछ अमेरिकी गतिविधियों और वित्त पोषण के संबंध में अमेरिकी प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी की जाँच कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि जब बाइडन थे ना राष्ट्रपति, तो बाइडन ने कुछ पैसे यूएसएड कंपनी के द्वारा भारत के अंदर भेजे थे ताकि वो इलेक्शन को मैनिपुलेट कर सकें, अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट कर सकें। जायसवाल ने कहा कि हमने अमेरिकी प्रशासन द्वारा कुछ अमेरिकी गतिविधियों और वित्तपोषण के संबंध में दी गई जानकारी देखी है। ये स्पष्ट रूप से बहुत परेशान करने वाली है। मियामी में गुरुवार को एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में मतदान फीसद बढ़ाने के लिए अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यूएस द्वारा किए गए 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर के वित्तपोषण पर सवाल उठाया और आश्चर्य जताया कि यह किसी और को निर्वाचित करने का प्रयास था। जायसवाल ने कहा कि संबंधित विभाग और एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही है। इस समय कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। मतलब डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो बाइडन थे, उसने यूएसएड कंपनी जो है अमेरिका की, उसके द्वारा भारत के अंदर पैसे भिजवाए और वो ये चाहते कि मोदी जी के अलावा कोई और यहाँ पर चुन कर आए। अब वो कोई और कौन है, क्या है मामला, अभी ये खुलकर नहीं आया है। ठीक है, बाकी तो फिर इसमें पॉलिटिकल हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है, फिर भाजपा आरोप प्रत्यारोप आपस में चल ही रहा है। तो कुल मिलाकर वो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि क्या इसमें बात है क्या नहीं, वो सब बात में ही निकल के आएगा। ठीक है, एक मोदी जी वाला एक बड़े स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने बोला है कि वैश्विक दृष्टिकोण के साथ भारतीय मानसिकता वाले नेताओं की जरूरत है। मतलब दृष्टिकोण तो वैश्विक हो लेकिन मानसिकता भारत की ही हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के कौन कौन से हमारे एडिटोरियल वाले पेज में एडिटोरियल आए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम कोटेशन देख लेते हैं। महात्मा गांधी का कोटेशन आया है हमारे पास। कोई भी सुधार तभी संभव है जब साहसी व्यक्तियों ने समाज में प्रचलित अमानवीय प्रथाएं और रीति रिवाज स्वयं तोड़ डाले हों। महात्मा गांधी मतलब कोई साहसी व्यक्ति पहले खुद तोड़े तभी वो चेंज आ सकता है। चलिए देखते हैं आर्टिकल क्या है। आर्टिकल है जुगनुओं पर, खतरे में जुगनुओं की टिमटिमाती दुनिया, इस पर ही आर्टिकल आया। देखते हैं इसमें क्या बात है। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र चेन्नई के वर्ष 2022 में किए गए अनुसंधान भी जुगनुओं पर मंडराते एक संकट की ओर इशारा करते हैं। इस अध्ययन से पता चलता है कि भारत में कृत्रिम रोशनी जुगनुओं के प्रजनन पर गहरा प्रभाव डाल रही है। एक टाइम हुआ करता था जब हम छोटे हुआ करते थे, हम गाँव में रहा करते थे, तो रात के टाइम हम जुगनू देखा करते थे और पूरे ही गाँव के अंदर वो जुगनू घूमते रहते थे, खासकर जंगलों में। लेकिन आज वो जुगनू कहीं हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसी पर ही आर्टिकल है। देखते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा है। अब ज़्यादातर स्थानों पर जुगनू नहीं दिखते, वे धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान WIE का एक अध्ययन बताता है कि बढ़ते प्रदूषण और घटती हरियाली की वजह से जुगनुओं के अस्तित्व पर खतरा बढ़ रहा है। यही स्थिति रही तो आगामी पीढ़ियाँ जुगनू देखने को तरस जाएंगी। जुगनुओं के गायब हो जाने के अनेक दुष्परिणाम भी सामने आएंगे। ये स्वच्छ वातावरण के प्रमुख जैव संकेतन में काम करते हैं। इनका अभाव फल सब्जियों के लिए भी प्रतिकूल होगा क्योंकि जुगनू प्रांगण में अहम भूमिका निभाते हैं, प्रांगण भी करते हैं जुगनू, और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा अगर ये विलुप्त होते हैं तो। यह खुशी की बात है कि इस अध्ययन के दौरान देश के 20 राज्यों में जुगनू की उपस्थिति पाई गई है। हालांकि यह तथ्य विचारणीय है कि शहरी क्षेत्रों में जुगनू की संख्या वन क्षेत्रों के मुकाबले काफ़ी कम हो गई है। बढ़ता प्रदूषण, घटती हरियाली जुगनू के लिए खतरा बन रही है। यह दुखद है कि इस कीट को लेकर देश में काफ़ी जागरूकता नहीं लाई गई है और नहीं पर्यावरण निधनों ने कभी गंभीरता से इस पर गौर दिया है। जुगनू न केवल कुदरत के अनमोल खजाने का भाग है बल्कि भी हमारे बचपन की स्मृतियों का अमिट हिस्सा भी है। हमारे बचपन, मैंने कहा कि हमारे बचपन, मैंने अभी बोला आपको, बचपन में जुगनू बहुत देखते थे, आज भी याद आते हैं लेकिन दिखते नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र में इन कीटों के महत्वपूर्ण स्थान के बारे में सब जानते हैं। जुगनू सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य के प्रतीक चिन्ह नहीं, पर्यावरण स्वास्थ्य के संकेतक भी हैं। इसे समझने की जरूरत है। वे पर्यावरण और जलवायु में होने वाले बदलावों के संकेत देते हैं। आमतौर पर जुगनू हमेशा स्वच्छ वातावरण में मिलते हैं, पत्तों में, मिट्टी के नीचे, जहाँ वातावरण पूरी तरह स्वच्छ होता है वहाँ ये अंडे देते हैं।
यानी किसी स्थान पर हम जुगनू के होने या न होने से वहाँ के वातावरण की शुद्धता और अशुद्धता के बारे में सटीक अनुमान लगा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने शोध एवं अध्ययनों से जुड़े जुगनू पर मंडराते खतरे के बारे में पहले भी कई बार आगाह किया है और कहा है कि जुगनू की संख्या में तेजी से आ रही गिरावट चिंताजनक है। इसके लिए जो कारण जिम्मेदार है उन पर अध्ययन और चिंतन पर जुगनू को लुप्त होने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसा अगर होता है तो शेष रहकर इन कीटों का संरक्षण हो सकेगा। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि प्राकृतिक आवास का खात्मा, बढ़ता प्रकाश प्रदूषण, कीटनाशक एवं रासायनिक खाद्यों का अंधाधुंध इस्तेमाल, दलदली भूमि क्षेत्र के सिकुड़ने, खराब जल गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन की वजह से जुगनू में संकट है। इन परिस्थितियों में उन्हें बचाने की जरूरत है। बढ़ते शहरीकरण और वनों की कटाई ने जुगनू के प्राकृतिक आवासों का जिस कदर नष्ट किया है वह किसी से छिपा नहीं। कुल मिलाकर प्राकृतिक आवास जो है कहीं न कहीं मानव गति द्वारा खत्म किए गए हैं और उससे कहीं ना कहीं जुगनू को नुकसान पहुंचा है। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। जुगनुओं के प्रजनन और भोजन के लिए जरूरी खेतों, जंगलों और झीलों के खत्म होने से इनका अस्तित्व संकट में है। ये कीट अपनी मादा को आकर्षित करने के लिए रात में चमकते हैं, लेकिन यह दुखद है कि कृत्रिम रोशनी की चकाचौंध ने इनकी प्रजनन प्रक्रिया को बुरी तरह प्रभावित किया है, बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। इससे इनकी संख्या पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से न केवल जुगनुओं की भोजन श्रृंखला को प्रभावित किया है बल्कि उनके लार्वा के विकास को भी बाधित कर दिया है। तेजी से बदलते मौसम तथा असामान्य तापमान के प्रकोप की कीमत ये नन्हे कीट भी चुका रहे हैं। जलवायु परिवर्तन ने इनके जीवन चक्र को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। आगे देखते हैं आगे क्या है। 6 महीने पहले पेन स्टेट यूनिवर्सिटी केंट की विश्वविद्यालय, अमेरिकी कृषि अनुसंधान सेवा विभाग और बकनेल विश्वविद्यालय से जुड़े शोधकर्ताओं की एक अनुसंधान रिपोर्ट में जुगनुओं पर मंडराते संकट की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। मतलब इस पर रिसर्च हो चुकी है। उन्होंने भी कहा था कि भैया संभल जाओ, जुगनुओं को बचा लो, वरना आने वाला टाइम ये होगा कि आने वाली पीढ़ी जुगनुओं के बारे में सिर्फ सुनेगी, उन्हें देख नहीं पाएगी। इस अनुसंधान के मुताबिक जहां गर्मियों में नम और गर्म परिस्थिति के जुगनुओं के प्रजनन के लिए आदर्श वातावरण को पैदा करती हैं, वहीं शीतकाल के दिन अंडे और लार्वा और प्यूमा जैसे चरणों में उनके विकास में मददगार होते हैं। मगर जैसे जैसे वैश्विक तापमान में इजाफा हो रहा है और धरती गर्म हो रही है, जुगनुओं के पनपने का संकट बढ़ रहा है। वहीं वर्षा ऋतु चक्र में बदलाव की वजह से या तो बहुत शुष्क या बहुत नम परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, जिससे उनकी नस्लें प्रभावित हो रही हैं। आगे देखते हैं आगे क्या बात कही गई है। इसी प्रकार राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र चेन्नई के वर्ष 2022 में किए गए अनुसंधान भी जुगनुओं पर मंडराते संकट की ओर इशारा करते हैं। इस अध्ययन से पता चलता है कि भारत में कृत्रिम रोशनी जुगनुओं के प्रजनन पर गहरा प्रभाव डाल रही है। इससे ये कीट प्रजनन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। पूरी दुनिया में प्रकाश प्रदूषण के कारण बढ़ते पर्यावरणीय खतरों के प्रति सचेत करने वाले इस अध्ययन में बताया गया है कि पिछले 30 वर्षों में जुगनुओं की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। उदाहरण के रूप में आंध्र प्रदेश के बरकुना गाँव में 2019 में 10 मीटर क्षेत्र में जुगनुओं की संख्या औसतन 10 से 20 पाई गई, जबकि 1996 में यह संख्या 500 से ज़्यादा थी। तो देखो सोचो कितनी गिरावट आई है। इस अनुसंधान के अनुसार इंसानों को रात में जिस कृत्रिम रोशनी की जरूरत पड़ती है, उससे जीव जंतुओं के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में इन छोटे कीटों का अहम योगदान रहता है। इनका विनाश पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ाने वाला है। आधुनिक प्रकाश व्यवस्था इंसानों को रात में आसानी से रंगों को देखने में सक्षम बनाती है, लेकिन ये आधुनिक प्रकाश स्रोत अन्य जीव जंतुओं की दृष्टि पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मतलब रात को जो हम लाइट लगा लेते हैं, दुनिया भर की लाइट LED मिल रही है, हमें तो चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन जीव जंतु पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जुगनुओं की संख्या में गिरावट पर्यावरणीय संकट का संकेत है। यह जैव विविधता के क्षय और पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन की ओर भी संकेत करता है। शोध अध्ययन चेताते हैं कि अगर इस स्थिति को सुधारने के उपाय नहीं किए गए तो उसका असर पर्यावरण पर पड़ना तय है। तो इसको जल्दी हमें ऐसे स्टेप लेने होंगे ताकि इसमें सुधार किया जा सके। दरअसल कुदरत के लिए बनाए प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं कीट पतंग प्रकृति और मानवता के बीच संतुलन का प्रतीक है। जुगनुओं का अस्तित्व भी इस असंतुलन के लिए जरूरी है। अगर हमने जुगनुओं के संरक्षण के प्रति उदासीनता बरती तो हमने सिर्फ अपनी भावी पीढ़ियों को कीट से वंचित कर देंगे, बल्कि प्राकृतिक संतुलन को बाधित करने के दोषी भी हम ही होंगे। हमें जुगनुओं के प्राकृतिक आवास को संरक्षण करने, प्रकाश प्रदूषण को कम करने, जैविक खेती को बढ़ावा देने जैसे कदम उठाने होंगे। देखो यहाँ सोल्यूशन भी बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। आपको प्रकाश प्रदूषण करना होगा, आपको बायो ऑर्गेनिक खेती करनी पड़ेगी, आपको जैविक खेती करनी पड़ेगी, आपको केमिकल से बचना पड़ेगा। हर व्यक्ति को जुगनुओं के महत्व के बारे में शिक्षित और जागरूक करना होगा। जुगनू ऐसे तमाम जीव, कीट, पेड़ पौधे और झाड़ियाँ जो संकट में हैं, उन्हें अपनी भावी पीढ़ी और पर्यावरण के हित में बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का निर्वाह हर साल में किया जाना चाहिए।
तो कुल मिला के जुगनों पर ये आर्टिकल था और बहुत ही शानदार आर्टिकल था। हमारी बचपन की यादों को बचाने के लिए आर्टिकल था, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए आर्टिकल था, हमारे देश के लिए आर्टिकल था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल है मुफ्त पर जोर। मुफ्त पर जोर मतलब कुछ ये जो फ्री की रेवड़ियाँ हैं इस पर जोर की बात कुछ की जा रही है। इलेक्शन होते हैं, सरकार फ्री बांटती है तो उस पर बात की जा रही है। सरकार को शायद अब इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं रह गई है कि मुफ्त की योजनाएं चलाने से खजाने पर पड़ने वाले बोझ की भरपाई कहाँ से हो पाएगी। कुछ पता ही नहीं है, फ्री दो जितना दी जा सके। इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय भी नसीहत दे चुका है और उनके अर्थ विशेषज्ञ सावधान करते रहे हैं। पर हर सरकार चुनावी समीकरण को ध्यान में रखते हुए न केवल पहले से ही चल रही मुफ्त की योजनाओं को जारी रखने का प्रयास करती है, बल्कि कुछ नई योजनाएं भी घोषित करती देखी जाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का इस वर्ष का बजट इसका ताजा उदाहरण है। वहाँ पहले से विद्यार्थियों, खासकर छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन आदि बांटने की योजना चल रही है। इस बजट में मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी बांटने के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 8,08,735 करोड़ रुपए के इस बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% अधिक धन का प्रावधान किया गया है। देखो ज़्यादा धन आया, मगर बजट का काफ़ी बड़ा हिस्सा मथुरा, वृंदावन और मिर्जापुर जैसी जगहों पर धार्मिक गलियारों के विकास, मंदिरों के जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार और दूरगामी मार्गों के लिए आवंटित किया गया है। इसके अलावा पहले से चल रही लखपति दीदी जैसी योजनाओं का दायरा और बढ़ाने के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। कुल मिलाकर ये जो पुराने शहर हैं मथुरा, वृंदावन, यहाँ के जो मंदिर है इनको इनकी मरम्मत के लिए भी या इनको बनाने के लिए भी, यहाँ पर काम करने के लिए भी काफ़ी पैसा बजट का दिया गया है। बजट सरकार के कामकाज का आईना होते हैं। वे इस बात का पता देते हैं कि कोई सरकार अगले एक वर्ष में क्या काम करने जा रही है और इसकी प्राथमिकता क्या होगी। अपेक्षा की जाती है कि सरकारी जन कल्याण और सामाजिक कल्याण के कार्यों पर अधिक खर्च करे, ऐसी योजनाओं को प्रोत्साहित करे जिससे राज्य और देश के आर्थिक विकास को बल मिले। मुफ्त की योजनाओं का व्यापक अनुभव यही रहा है कि वे अनुत्पादक साबित होती हैं, उनसे सरकार पर वित्तीय बोझ ही पड़ता है। पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने कड़े शब्दों में कहा कि सरकार मुफ्त योजनाएं चलाकर लोगों का कर्म बना रही है। इसके बावजूद अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में 400 करोड़ रुपए मुफ्त स्कूटी बांटने के लिए आवंटित किए हैं तो जाहिर है कि उसका मकसद अगले चुनाव में लोगों को आकर्षित करने का है ना। स्कूटी बांटी जा रही है जी, इसका कोई उत्पादक नतीजा नहीं निकलने वाला है। इसके बरक्स विचित्र की सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों और राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए महज 50 करोड़ रुपए आवंटित किया। सोचो, एजुकेशन पर खर्च कम हो रहा है, फ्री की चीज़ों पर खर्च ज़्यादा हो रहा है। नए बन रहे महाविद्यालयों के लिए भी 50 करोड़ तय किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर को लेकर अनेक बार अंगुलियां उठती रही हैं। बोर्ड परीक्षाओं में नकल, प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्चाफोड़ और अनियमितताओं आदि को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में अगर मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी दे दी भी जाए तो उनके जीवन में कितना बदलाव आ जाएगा कहना मुश्किल है। भाई स्कूटी मिलने से क्या होगा, आप एजुकेशन देना जिससे उसकी लाइफ बदलेगी। अगर शिक्षा का स्तर सुधरने को लेकर सरकार सचमुच संजीदा होती तो वह शैक्षिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, विद्यार्थियों के लिए शिक्षण सुविधाएं बेहतर बनाने, स्कूल कॉलेजों में अध्यापकों के खाली पदों पर भर्ती आदि पर जोर देती। स्कूटी, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल जैसे साधन देने से वास्तव में उन्हें कितना लाभ मिलेगा इसका आंकलन शायद नहीं किया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार इकलौती नहीं है जो ऐसी मुफ्त योजनाओं पर जोर दे रही है। ज़्यादातर राज्य सरकारों ने यही रास्ता पकड़ रखा है। अब सब फ्री के ही नाम पर बात कर रहे हैं। जो बात हो रही है वो फ्री पे ही चल रही है, चुनाव फ्री की योजनाओं पर ही जीते जा रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हास्य के नाम पर। तो अभी आपने देखा होगा हाल में रणवीर इलाहाबादी वाला एक केस हुआ था, उसी पर यह आर्टिकल है जिसने कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी। वो इतनी अपमानजनक थी जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है, जिसका सोच पाना भी मुश्किल है। पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट के विस्तार के साथ ओटीटी मंचों पर भी हास्य कार्यक्रमों के नाम पर जिस तरह फूहड़ और अश्लील सामग्री पेश की जाने लगी है वह कई बार मानसिक कृत्य से भरी होती है। हाल ही में एक ओटीटी मंच पर एक कथित हास्य कलाकार ने के कार्यक्रम में जैसी बातचीत सामने आई उसे किसी भी लिहाज से स्वस्थ मनोरंजन नहीं माना जा सकता। वो ठीक नहीं थी बात, है ना। विडम्बना है कि ऐसे कार्यक्रमों के दर्शक भी बिना किसी हिचक के कुंठाओं के प्रश्न में शामिल होते हैं। हालांकि समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी हास्य के नाम पर अश्लीलता को मानवीय समरिमा के विरुद्ध मानता है और स्वाभाविक ही इस मसले पर व्यापक आपत्ति उभरी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित कथित कलाकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस मसले पर सख्त रुख अपनाते हुए ओटीटी मंचों को आचार संहिता और कानून का पालन करने का निर्देश दिया है। कुल मिलाकर चलो सरकार ने ये काम अब कर दिया है। हालांकि मेरा तो मानना है कि इस पर कानून ही बनना चाहिए, अभी सिर्फ सलाह दी है ना। अश्लील सामग्री का प्रकाशन एक दंडनीय अपराध है।
दंडनीय अपराध है। मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि ओटीटी मंचों पर किसी भी सामग्री के प्रदर्शन में लागू कानूनों के विभिन्न प्रावधानों और आईटी नियम 2021 के तहत कोड ऑफ एथिक्स का ध्यान रखा जाए, मतलब कोड ऑफ एथिक्स को ध्यान रखना होगा। हास्य और मनोरंजन सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन अगर इसकी वजह से लोगों के सोचने समझने की प्रक्रिया विकृत होती है, यौन कुंठाओं की एक नई दुनिया बनती है, तो वह किसी भी समाज के लिए नुकसानदेह है। दरअसल सामाजिक व्यवहार और उसके बारे में आम धारणा का विकास लोगों के सोचने समझने के तरीके और उसकी अभिव्यक्तियों के सहारे होता है। ऐसे में अगर कुछ विशेष सुविधाओं में जीने वाले लोग अपनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति में हास्य के नाम पर अश्लीलता का बेहिचक प्रदर्शन करते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक प्रतिगामी रवैया होगा। सवाल है कि महज हास्य के तर्क पर क्या किसी ऐसी प्रवृत्ति की इजाज़त दी जानी चाहिए जो न केवल लोगों के भीतर कुंठा भरने का जरिया बनती है, बल्कि उसकी वजह से महिलाओं के खिलाफ आपराधिक प्रवृत्ति का भी प्रसार होता है। तो कुछ ही बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऐसी ही सोच को दबाने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, कानून अपना काम कर रहा है, हमें क्या करना है, ऐसी चीज़ों को देखने से बचना है। जब ऐसी चीज़ों को देखना बंद हो जाएगा तो ये लोग ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें बंद कर देंगे। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अपनी धुन में। अपनी धुन में तो इसमें है, हर एक इंसान हमेशा किसी के नज़रिए से बहादुर तो किसी की नज़र में कायर होता है। किसी के लिए मजबूत और किसी के लिए कमज़ोर ही नहीं, किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा भी नहीं हो जाता है। यही नहीं, किसी के लिए घातक जबकि किसी अन्य को सहायक नज़र आता है। कुछ लोग किसी के बीच बेचैनी और झुंझलाहट महसूस करते हैं, तो कुछ अन्य किसी की संगति में सुकून और राहत पाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों के साथ हमें घबराहट होती है, लेकिन कुछ लोगों के साथ हमें बड़ा ही सुकून मिलता है, बड़ा ही मज़ा आता है। कोई किसी को ढीला मानता है तो कोई उसे ही चुस्त मानता है। दुनिया वाले हर इंसान को अपनी अपनी नज़र से देखते हैं और आंकते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम अपने दिमाग की सुने, अपनी ही धुन में ज़िंदगी जिए। किसी जैसा बनने की बजाय जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि बेपरवाह होकर खिंचवाई गई तस्वीर हमेशा अधिक सहज आती है। ठीक है। देखो आपने कभी नोटिस किया होगा, जब हम बिल्कुल फ़ोटो खिंचवाने के हिसाब से पोज देते हैं तब इतनी अच्छी तस्वीर नहीं आती। अगर हम वैसे ही नॉर्मली खड़े हों तब कोई हमारा फ़ोटो खींच ले, वो तस्वीर बहुत अच्छी आती है। और फिर ऐसे विचार उमड़ने से अपना मन भी गहन सोच में डूबा रहता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। मन शिकायत ही खोजता रहता है, मसलन ये गलत है, वह सही नहीं है। हर एक का केवल एक ही मंत्र होना चाहिए कि अगर आज उसके जीवन का आखिरी दिन है तो क्या उसे अपने आसपास की दुनिया का थोड़ा सा बेहतर बनाया जाए। नहीं, मन ज़्यादातर इनकार ही करता है, वह न कहने वाला होता है और नहीं कर सरलता से कह देता है। मन के लिए हाँ कहना बहुत बड़ा कठिन है, क्योंकि जब हम हाँ कहते हैं तो मन ठहर जाता है, तब मन की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। गौरतलब है कि जब कोई नहीं कहता है तो मन आगे सोच सकता है, क्योंकि नहीं पर अंत नहीं होता। नहीं के आगे कोई पूर्ण विराम नहीं है, वह तो शुरुआत है। दूसरे शब्दों में नहीं एक शुरुआत है, हाँ अंत। ऐसा ओशो अपने प्रवचनों में समझाते रहे हैं। आगे वाले बात में क्या है, गुलाब और कमल के फूल को अपनी अपनी शिफत और खूबसूरती है। ऐसी ज़िंदगी के सफ़र में कोई भी किसी से आगे या पीछे नहीं होता और न ही कि कोई इससे बेहतर या कमतर होता। भाई अगर गुलाब का फूल कहने लगे कि मैं तो कमल का फूल बनूंगा, और कमल का फूल कहने लगे मैं तो गुलाब का फूल बनूंगा, तो कैसे पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। हर इंसान वही है जहाँ उसे होना चाहिए, बावजूद इसके आत्मगलानी से ग्रसित रहता है और कुछ न करने की तो कुछ न करने तो कभी कुछ करने की गलानी, यानी अपनी गलती महसूस करके मन ही मन खेदजनक होना। इंसान में ऐसा क्यों हो या वैसा क्यों हो के चक्कर में परेशान हो उठता है, जैसे वैसा है भाव में खुश रहना वास्तव। आगे देखते हैं क्या है। वास्तव में इंसान ऐसे लोगों से घिरा रहता है जो दूसरों को नियंत्रित करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं और निरंतर आत्मग्लानि का आभास कराते रहते हैं। जबकि ऐसे लोग दूसरों को बदलने के लिए तो उतारू होते हैं, लेकिन खुद को न बदल सकते हैं, न बदलने की हिम्मत जुटा पाते हैं। कोई कैसा भी हो, उसे बिना आत्मग्लानि के अपने अंतर्मन स्वभाव में जीना चाहिए। दूसरों के विचारों के अनुसार खुद को हेरफेर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बस स्वयं अपने स्वभाव में रहा जाए, तभी आनंद भीतर से पनपता है। संपूर्ण एक अनुभूति है कि जो कुछ भी है श्रेष्ठ में, इससे बेहतर संभव नहीं। संपूर्ण होने के लिए कुछ करने, कुछ सोचने और कुछ अनुभव करने की जरूरत नहीं है। जैसा हम एक संपूर्ण जीवन है। कई विद्वानों का मानना है कि किसी और की तरह बनने की इच्छा दरअसल खुद के व्यक्तित्व को व्यर्थ जाने देना है। लोग बाग दूसरों पर दबदबा जमाने के लिए आत्मग्लानि का एहसास जगाने से बाज नहीं आते, साथ ही अपनी कमजोरी पर पर्दा डालने का प्रयास करते नहीं थकते। दिमागी सोचे जिसमें खासी ऊर्जा खपती है, इसके नकारात्मक प्रभाव को जानने के बाद बचना अत्यंत जरूरी हो जाता है। और अगर कोई हमेशा स्वयं की दूसरों से तुलना करे तो स्वयं वह स्वयं ही अहंकार या ईर्ष्या का शिकार हो जाता है। भाई देखो, अगर मैं अपनी तुलना किसी से करूंगा ना, या तो मैं खुद को उससे अच्छा पाऊंगा, अगर मैं उससे अच्छा हुआ तो मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा, घमंड आ जाएगा।
और अगर मैं उससे ख़राब हुआ तो फिर मेरे अंदर जलन पैदा होगी। यानी कि जब हम अपने आप की तुलना किसी दूसरे से करते हैं, या तो आपको अहंकार मिलेगा या आपको ईर्ष्या मिलेगी, या तो आपको घमंड मिलेगा या आपको नफरत मिलेगी, और दोनों ही चीज़ खराब है। इसलिए खुद का कंपैरिजन किसी दूसरे से ना करें। बात बेबात पर खुद को कोसना छोड़ देना चाहिए। अपनी सीमाओं में रहकर बेफिक्री से सारे काम किए जाने चाहिए जो दूसरों को ठेस न पहुंचाए। हर इंसान के लिए चित्त की आज़ादी, नैतिक आचरण और सदाचार का सिद्धांत बेशक अलग अलग हो सकता है। जीवन को अपने हिसाब से जीने के लिए सबसे पहले दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होना होता है। हर इंसान को अपने देश, समाज, धर्म और परिवार के मद्देनजर एक लक्ष्मण रेखा के दायरे में आ जाती है। मन मर्जी करने की छूट है, इसलिए ज़रा सी बातों पर खुद को दोष नहीं देना चाहिए, है ना। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति विचारक अब्राहम लिंकन ने काम करने की अपनी धीमी रफ्तार पर इस तरह से सलाह दी, मैं धीमा चलता हूँ तो क्या, पर कभी वापस नहीं आता। वाह वाह वाह, कितना ज़बरदस्त बात कही कि अगर मैं धीमा चल रहा हूँ, अगर मैं धीमा काम कर रहा हूँ तो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं कभी वापस भी नहीं आऊँगा। चल तो रहा हूँ, आगे बढ़ूंगा, वापस नहीं आऊँगा। सच है कि हर किसी को काम करने की अपनी अपनी गति होती है। अगर हम किसी काम में दूसरों से अधिक समय लग रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम पीछे हैं। विद्यार्थी की धुन की तरह सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो खुद दुरुस्त होते जाएंगे। सुधार निरंतर जारी रहेगा। गंभीर और उथल पुथल वाले चित्त से कोई सुखी नहीं हो सकता। चीनी दार्शनिक लाओ त्सु का कथन है कि स्थिर मन के लोगों के सामने पूरी दुनिया झुकती है। वाओ, मतलब जिसका मन स्थिर है उसके सामने पूरी दुनिया झुकती है। तो ये हमारे आर्टिकल थे 22 फरवरी के। और अब आई थिंक ये तो थोड़ा सा पॉलिटिकल आर्टिकल है, अब कोई ऐसा कोई खास आर्टिकल नहीं है। अब 23 फरवरी के आर्टिकल में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू।